हेलो बच्चों, मेरा नाम साहिल हुसैन है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा 11th एंट्रेंस एग्जाम जेएमआई और एएमयू का होने वाला है, जिसके लिए हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और उसमें सारे चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कराएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, जिसमें और हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसमें से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया है, रिफ्रैक्शन के भी आधे पार्ट कंप्लीट कर लिए और अब हम जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर इसको रिफ्रैक्शन सी है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेस, व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंस क्या होता है? तो स्फेरिकल लेंस वो लेंस होता है कि जिसमें हमारा जो लेंस होता है वो दो सरफेसेस से मिलकर के बनता है, ये हम लोगों को पता है। अब वो दो सरफेसेस जिसके मतलब मिलकर के बन रहा है, तो हो सकता है कि दोनों सरफेस प्लेन हो सकते हैं, जिसको हम स्लैब कह देते हैं। अब दोनों सरफेस हम कर्व्ड सरफेस लेकर ले रहे हैं। कर्व्ड सरफेस में हम कौन सा कर्व ले रहे हैं? स्फीयर ले रहे हैं। तो ऐसे लेंस जिसके दोनों सरफेसेस स्फीयर से बने होते हैं, ऐसे लेंस को हम स्फेरिकल लेंसेस कहते हैं। और हम दो टाइप्स के स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें उन पे ध्यान नहीं देना, हमें दो टाइप्स के स्फेरिकल लेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका हम नाम देते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा लेंस है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये क्या है, किनारे पर थिन है और बीच में थिक है। दूसरा लेंस जो आपको दिखाई दे रहा है वो किनारे पर क्या है, थिक है और बीच में थिन है। तो ऐसे इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस नाम देते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों इसके स्फीयर जो है ना, दोनों के दोनों से ये घिरा हुआ है ऐसे, और बीच में क्या है, बीच में इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है और किनारे पर थिकनेस कम है, इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम देते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। वैसे तो इसका रियल नेम होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसको नॉर्मली हम कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं और इसको हम नाम देते हैं कॉनकेव लेंस। तो इन दो तरीके के लेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दरअसल ये क्या काम करता है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को ना कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। आपको पता होना चाहिए मिरर के केस में ना कन्वेक्स मिरर जो था ना उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते थे। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते थे और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं? क्योंकि लाइट को ना डाइवर्ज करने का काम करता है। अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है? ऐसे लेंस जो दो सरफेसेस से मिलकर के बने होते हैं और दोनों सरफेसेस स्फीयर के होते हैं। दोनों में से कोई एक सरफेस भी स्फीयर का होगा, उसको भी हम स्फेरिकल लेंस कहेंगे, लेकिन वो टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे हमें नहीं ध्यान देना है। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये कि हम कुछ नेम से हम चीजों को याद रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल लेंस है, वो दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर के बना हुआ, दो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है और हम जानते हैं स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है। हर स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है ना, तो ये जिस स्फीयर का बना हुआ उसका जहां पर सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर से हम लोग जानते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये दो सरफेस से मिलकर के बना हुआ है। पहला सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। इस सरफेस का सेंटर कहीं यहां पर होगा और इस सरफेस का सेंटर कहीं यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इनके जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं अपर्चर। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं, बिल्कुल वो सेंटर में पॉइंट होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब क्या होता है कि ये लाइट को कन्वर्ट करने का काम करता है। मैं यहां से क्या करता हूं, एक पैरेलल रेज अगर लेकर के जाता हूं इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करता है ना, लाइट को कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइट को ये क्या करता है, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब उससे झुका करके मोड़ देता है। ठीक है, तो ये मोड़ दिया ऐसे, तो ये अब डायरेक्शन इसकी वास्तव में डायरेक्शन कैसी थी, ये आगे सीधे निकल जाने वाली थी, लेकिन इस इस लेंस की वजह से
इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये डिविएट हो गया, चेंज हो गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करती है उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में है, जो हमने इंसिडेंट लाइट लिया हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के जाएगी उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। वैसे ही कॉनकेव मिरर के केस में होता है, कॉनकेव मिरर के केस में ये जो सरफेस है इस सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा और वैसे ही इस सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके मिडिल पॉइंट, इसके मिडिल वाली जो सेक्शन होती है उसको हम खींच देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम एपर्चर कहते हैं। और ये दोनों जहां पर कट करती है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब क्या होगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे अगर हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमने कोई लाइट रे ले लिया तो ये क्या करता है ना, ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करने का मतलब क्या है कि लाइट को ये फैला देता है। तो लाइट को ये ऐसे फैला देगा, जैसे कि मान लो नीचे की तरफ भी हम एक और इंसिडेंट लाइट बना देते हैं तो ये लाइट को फैला देगा ऐसे। तो ये लाइट जब फैल जाएगी तो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली है। तो ऐसा हमें लगता है बाहर की तरफ से जो कोई आदमी देख रहा होता है इसे, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट से होकर के आ रही है। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से होकर के गुजर रही होती हैं और इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो हमारा फोकस मिलता है वो रियल फोकस मिलता है, और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जो फोकस मिलता है हमारा वो इमेजिनरी फोकस मिलता है। ठीक है ना, जिसको हम वर्चुअल फोकस भी कह सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब एक और डबल फोकस, ठीक है ना, 2f फोकस। 2f मतलब वो वास्तव में वो फोकस नहीं होता है, वो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कह देते हैं। तो फोकल लेंथ के 2 गुने डिस्टेंस पर पोल से एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम 2f कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, जिसमें इतनी बस बात आप लोगों को समझनी थी। आप लोगों को सारी चीजें आ रही है, हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके कौन से रूल्स हैं। मतलब अगर हमें रे डायग्राम बनाना है किसी भी स्फीयर के द्वारा, जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम बनाने जा रहे हैं तो रे डायग्राम बनाना है, तो उसमें हमारे पास 3 रूल होते हैं स्फेरिकल लेंस के केस में। ठीक है ना, 3 रूल होते हैं। वो तीनों रूल हमें अगर हमें पता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना ही डिस्टेंस पे क्यों ना रखा हो, दोनों में से किसी भी लेंस के द्वारा हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अगर ये तीनों रूल अगर हमें पता है तो। सबसे पहला रूल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो दोनों के केस में पहला रूल हम ये ले लेते हैं, इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में हमारी लाइट का रिफ्रैक्शन के बाद डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम फोकस डिफाइन करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर इसका F1 है, सॉरी F फोकस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है। इस तरफ जो फोकस होगा उसको मैं f' बोल देता हूं, और इससे फोकल लेंथ के 2 गुने डिस्टेंस पर हमारा सेकंड फोकस होगा, जिसको सेकंड फोकस कह सकते हैं, 2f जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, और ये यहां पर हमारा 2f होगा, इस डायरेक्शन में 2f' कहेंगे इसे। ठीक है, अब क्या होता है कि इफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट इंसिडेंट रे लाइट डायग्राम दिखा दिया, तो हमसे पहला रूल ये कहता है कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के गुजरती है, फर्स्ट फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। किसमें,
कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा। कॉनकेव मिरर के केस में अगर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी फोकस है एफ डैश, ये हमारी एफ है, इधर ये 2f है और ये है 2f डैश। कभी कभी f1 f2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और 2f क्या है, फोकल लेंथ से 2 गुने डिस्टेंस पर पोल से जो पॉइंट होती है उसको हम 2f बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या लिया हुआ है पहला कि लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लिया। अब हम कॉनकेव मिरर के केस में देखते हैं कि अगर लाइट हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने लाइट बना लिया, तो ये क्या होता है ना, ये लाइट को डाइवर्ट करने का काम करता है, तो ये लाइट को फैला देती है, ये लाइट को ऐसे भेज देगी। तो ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, तो हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि ये लाइट जहां से आ रही है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ये ऐसा हमें लगता है कि ये फोकस से होकर के जा रही है ये, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर कि अगर ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के केस में अगर हमारी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही होगी तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। वो क्या होता है ना, ऐसा लगता है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से होकर के गुजर रही है और उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट फोकस कह देते हैं, जिसको हम वर्चुअल फोकस भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो क्या हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम किसके लिए, इफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और दूसरा कॉनकेव मिरर के केस में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा रूल क्या कहता है, इफ लाइट पासेस टू फोकस, ठीक है ना, इफ लाइट पासेस टू फोकस, इफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट पासेस टू फोकस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा हो गया एफ डैश, ये हमारा हो गया 2f डैश, और ये हो गया हमारा 2f। अब अगर लाइट फोकस से होकर के गुजरे, तो ये हमने फोकस से होकर के लाइट गुजार दी, तो दूसरा रूल ये कहता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पर दिख ही रहा है। अब दूसरा केस ये है कि इफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो सॉरी पासेस टू फोकस, अगर हमारी लाइट फोकस से होकर के पास कर रही है उस केस में हमारा रिफ्रैक्टेड रे का क्या होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, अगर लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से होकर ऐसा हमें लग रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है, सॉरी फोकस की तरफ जा रही है, कॉनकेव लेंस के केस में क्या है कि अगर लाइट हमारी ऐसा हमें लग रहा है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, ये हमारी एफ डैश है, ये हमारी 2f डैश है, ये हमारी f है और ये हमारी 2f डैश है। तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है कि अगर लाइट हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है कि ऐसा लग रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गुजरने वाली है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि अगर लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट ऐसा हमें लग रहा है कि वो फोकस से होकर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर जाने वाली है, तो वो पहले ही क्या होती है कि रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारे 2 लॉ हो गए। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है इफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर,
इफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो लाइट बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। दोनों केस में अगर लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बिना डेविएट हुए वो लाइट सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो लाइट के मतलब इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल जो होते हैं, तीनों रूल हमने देख लिए। अब आगे हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें सबसे पहले अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके उनके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो हमारा ये हमें दिख रहा है ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा दिख रहा है और मैं यहाँ पर फोकस बना देता हूं। ये हमारा है फर्स्ट फोकस, ये है हमारा 2f, इसको मैं 2f डैश ले लेता हूं और इसको मैं f डैश ले लेता हूं। चलिए ठीक है, यह f डैश इसको ना लेकर के, ठीक है, ये हमारा f डैश हो गया, ये हमारा 2f डैश हो गया। अब डिफरेंट पोजीशंस पर रखने वाले हैं। सबसे पहला हम पोजीशंस ले लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड if object is placed at infinity। पहला केस ये है कि if object is placed at इन्फिनिटी पे जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उससे जो रेज आ रही है, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पर जो भी चीजें होती हैं उनसे जो निकलने वाली रेज होती है, जैसे कि मान लीजिए सन से हमारे पास जो रेज आ रही है सन की वो पैरेलल डायरेक्शंस में आती है, तो पैरेलल डायरेक्शंस में ही आएगी। मैं ये ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज दिखा दी। अब मैं फर्स्ट रूल से ये कह सकता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती है वो कहां से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे वो एक दूसरे को सारी की सारी रेज कट कर रही हैं, यानी कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है वो जस्ट फोकस पे ही होने वाला है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा, एट फोकस हो जाएगा। किस केस में, अगर हमारी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो इंफिनिटी से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है वो फोकस पे होने वाला है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। दूसरी चीज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सोच करके बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। अब ये जो लाइट रेज है ना वो डायरेक्टली मतलब रियल में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। यानी कि यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम किसी पर्दे को यानी कि स्क्रीन को रखेंगे तो उस स्क्रीन पर इस इमेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कह देंगे रियल इमेज। तो इसका इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फोकस पर बिल्कुल पॉइंट साइज में ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो उसको हम कह देंगे पॉइंट इमेज आर वेरी स्मॉल, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे अगला केस देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट is placed at, if object is placed between 2f and infinity। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f और इंफिनिटी के बीच में प्लेस करते हैं, उस केस में हमारे इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, ये चीज अब हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी,
ए पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ए से रेज को लेकर के जाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि पहला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें पहले रूल में क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाती है वो कहां से होकर के गुजर जाती है, फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो ये हमारी फोकस से रेज लाइट गुजर गई। दूसरी, अगर मैं कहां से लेकर के जाऊं, फोकस से लेकर के जाऊं, तो फोकस से जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये दोनों रे लाइट एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, यानी कि पॉइंट ए का इमेज का फॉर्मेशन ए डैश इसी पॉइंट पर बनने वाला है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वहां पर पॉइंट बी का इमेज बन रहा होगा, दैट इज इक्वल टू बी डैश, यानी ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। रे डायग्राम हमने बना दिया, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड हो 2f और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद से आपसे ये कह रहा है कि आप इसका बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, उसके बाद से नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो इमेज को देख करके हम सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, हम देख पा रहे हैं f डैश और 2f डैश के बीच में हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, देख रहा हूं मैं, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और राइट साइड में हो रहा है, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को रियली में काट रही हैं, दोनों रियल लाइट एक दूसरे को रियली में काट रही है, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, बताओ कौन सा साइज बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इमेज की जो साइज है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल से कंपेयर कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, इमेज का साइज हमारा कैसा है, इमेज का साइज हमारा छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दी, यहाँ पर रे डायग्राम बना दिया। तो ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इफ द पोजीशन, अब कौन सा पोजीशन ले लेते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर प्लेस है, उस केस में हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये है हमारा 2f, ये है हमारा f, ये है हमारा f डैश और ये हमारा 2f डैश और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो 2f पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इससे जानने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होगी वो कहां से होकर के जाएगी, जस्ट फोकस से होकर के गुजर जाएगी। थोड़ा सा उधर हो गया लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। दूसरी रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के पास होने वाली रेज कहां से होकर के गुजरेगी, ये जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाने के बाद ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वो वहीं पर ए पॉइंट जो है उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसको मैं a डैश बोल देता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 2f पर ही, जस्ट 2f को ही काटेगी और इसको मैं b डैश बोल दूंगा, यानी b डैश कहां पर आया, 2f डैश पर आया, b डैश हमारे 2f डैश पर आया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 2f पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, 2f डैश पर होगा। ठीक है ना, एट 2f डैश, यानी कि 2f डैश पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर ऑफ इमेज की बात करूं तो वही है रियली में रेज एक दूसरे को काट रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट 2f पर रखा हुआ है और 2f पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला केस हम देखते हैं। अगले केस में हम ले लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में प्लेस्ड हो जाए उस केस में क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, 2f है, ये हमारा f है, ये हमारा f डैश और ये हमारा 2f डैश।
ठीक है। अगर हमने बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हमने ये ए बी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो कि बीच में रखा हुआ है 2f और f के। इससे पैरेलल जाने वाली रेज क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से होकर के जाने वाली है। ठीक है, ये फोकस से होकर के चली गई। दूसरी रेज अगर हम फोकस से होकर के पास करें तो फोकस से होकर के जाने वाली रेज का क्या होगा, कुछ सही है, रेज सही से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फोकस से होकर के जाने वाली जो रेज होगी ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, यानी इसके द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो कुछ यहाँ पर होगा। अगर तो ये हमारे ए डैश हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा जाए तब इमेज का जो फॉर्मेशन होता है 2f डैश और इंफिनिटी के बीच में होता है। ये हमारा ए डैश बी डैश इमेज है। ठीक है, तो बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। ठीक है, और दूसरी चीज नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बताओ, नेचर ऑफ इमेज वही होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगर पांचवा केस हमारा ये है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए उस केस में क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाता है उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होने वाला है वो चीज हम देख रहे हैं। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया, इससे जाने वाली पैरेलल रेज कहां से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। ये फोकस से होकर के हमारी रेज क्या हो गई, चली गई। ठीक है, अब दूसरी रेज को हम या तो फोकस से गुजार सकते हैं, लेकिन फोकस से अगर मान लीजिए हम पास करते हैं तो वो तो लेंस के पास तो पहुंच ही नहीं रही है ना। तो अब यहाँ पर हमने 3 रूल इसीलिए पढ़े थे। ठीक है ना, हमें केवल जैसे दो रूल की जरूरत होती है, 2 रे डायग्राम की जरूरत होती है। 2 रे रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर कट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जाने वाली 2 रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर एक दूसरे को कट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमने 3 रूल पढ़े हैं कि एक जहां पर काम नहीं आएगा वहीं पर वो तीसरा रूल काम आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर फोकस से होकर पास करने वाली जो रे लाइट होगी उसके द्वारा मतलब हमें पता नहीं चल पाएगा। तो तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर पोल से होकर के मतलब यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करने वाली जो रेज होती है ना वो रिफ्रैक्शन के बाद अपने बिना पाथ से डिविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो वो चीज हम ले सकते हैं। तो ये क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रेज ना वास्तव में रे डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ये दोनों रे डायग्राम जब भी फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उससे पास होने वाली रे डायग्राम आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटती। तो ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं कि इन्फिनिटी पे एक दूसरे को काट रही होंगी, यानी कि इसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा होगा। और उसकी साइज क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं तो वो एट इंफिनिटी बोल दूंगा। दूसरी चीज नेचर की बात करूं मैं तो अभी भी मैं क्या बोलूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैं साइज ऑफ इमेज की बात करूंगा तो वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़े इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि वेरी लार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर फोकस पर रखी जाती है ऑब्जेक्ट तो उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी पे रखी जाती है ऑब्जेक्ट तो उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होता है। अगर 2f पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन 2f पर ही होता है। ठीक है, तो ये इतने केस हो गए। तो अब तक के जो केस हमने पढ़े उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीज कि अगर हम f के बियॉन्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं तो उसके द्वारा हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा f के बियॉन्ड। ठीक है ना, ये हमारा f है, ये हमारा 2f है,
ये हमारा f डैश है और ये हमारा 2f डैश है, ठीक है। तो ये जो f है ना, इसके बियॉन्ड कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी चीज इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर f और ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम o से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, o से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके द्वारा इमेज के फॉर्मेशन को हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया मैंने और उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। कहां पर रखा मैंने उसको, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो ए से होकर के पास होने वाली जो पैरेलल रेज होगी वो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। तो ये फोकस से होकर के चली गई। दूसरी रेज को हम कहां से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली रेज कुछ ऐसे चली जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेज ना एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही है यानी कि यहाँ पर अगर कोई आदमी होगा तो उसको ऐसा लगेगा ये रेज कहीं से एक ही पॉइंट से आ रही है। तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये मैंने बढ़ाया पीछे की तरफ, ठीक है, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। पीछे की तरफ बढ़ाया तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये कहीं इसी पॉइंट से क्या हो रही है, एक मतलब इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, इसी पॉइंट से ऐसे जा रही है। यानी कि इस पॉइंट ए का जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना वो यहां पर हो रहा है, वो उसके अपोजिट लेंस के ही मतलब ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इधर की तरफ हो रहा है। और ये यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस इमेज को हम क्या कह देंगे, क्योंकि ये लाइट रेज रियल में नहीं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि ये वर्चुअली एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे ऑप्टिकल सेंटर पर, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पॉइंट बी का इमेज हो जाएगा। इसे हम कह देंगे बी डैश, यानी ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरी चीज इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा पोजीशन ऑफ इमेज is the at the side of object, ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी चीज हमसे ये पूछा गया नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। सीधे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, देख पा रहे हैं हम, तो इसे हम इरेक्ट इमेज कह सकते हैं। साइज ऑफ इमेज की बात करूंगा मैं, तो ये देख पा रहा हूं कि मैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज के इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये 6 केसेस होते हैं अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है तो उसके द्वारा इमेज के 6 तरीके के फॉर्मेशन हमने देख लिए, जिसमें से 5 तरीके को हमने ये देखा कि फोकस के बियॉन्ड कहीं पर भी रखा जाए तो उनके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक केस ऐसा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज होता है और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए कॉन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है ना, हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारे साइज ऑफ इमेज का क्या मतलब चेंजेज रहने वाला है। तो सबसे पहला केस हम ये देख लेते हैं कि अगर इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा f पर हुआ था और छोटे साइज की इमेज का फॉर्मेशन हुआ था।
जब हमने उससे आगे बढ़ाया 2f और इंफिनिटी के बीच में रखा, तब क्या हुआ, हमारी इमेज का फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो गया। अभी भी छोटे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले से बड़ी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। फिर जब और नजदीक लेकर के आए तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। फिर और नजदीक लेकर के आए तो बहुत बड़ी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से बहुत बड़े इमेज के फॉर्मेशन के बाद से फिर जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे वैसे वैसे ये वाला इमेज भी नजदीक आने वाला है, तो उसकी साइज क्या होगी, घटने लगेगी लगातार। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि when an object moves towards the convex lens the size of the image, तो फर्स्ट वो इंक्रीज करता है, उसके बाद से क्या होता है, जब फोकस और पोल के बीच में जब उसे मूव करते हैं तो वो डिक्रीज करने लगता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमने देख लिया, अब हम कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें केवल दो इमेजेस दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे प्लेस्ड हो, उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है वो कहां पर होगा, ये हमारा f है, ये हमारा 2f है, ये हमारा f डैश है और ये हमारा 2f डैश है। तो इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है और उससे आने वाली पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, ठीक है। तो हमें ये जैसे कि ये रेज ऐसे गई और इससे ना टकराने के बाद इसका जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। तो ये एक दूसरे क्या हो रही है, ये फैल जा रही है, तो ये एक दूसरे को कभी भी काटने वाली नहीं है। तो रियल में तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा ये पीछे से किसी एक पॉइंट से होकर के गुजर रही है। और वो पॉइंट कौन सा होगा, अगर ये इंफिनिटी पे इमेज होगा तब, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तब उससे जाने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है वो क्या होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल जाएंगी। तो वो वास्तव में तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटने वाली है, लेकिन पीछे की तरफ हम जैसे बढ़ाएंगे तो फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया होगा ए बी, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल इमेज, देख रहे हो आप लोग कि रियल में रेज एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो यानी कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट छोटे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत छोटे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एट फोकस। और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इससे हमेशा इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज की बात कर ले तो डिमिनिश्ड कह सकते हैं इसे, या पॉइंट साइज कह सकते हैं, या वेरी स्मॉल साइज कह सकते हैं। ठीक है, अगला केस हम देख लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ object is placed at any position, अब इंफिनिटी पे देख लिया हमने। अब क्या है ना कि एनी पोजीशन, कोई सी भी पोजीशन ले लो, वहां पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लो, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना वो सेम जैसे ही होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी जैसे लगेगा को कहां से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, ठीक है।
तो ये जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है इसके इमेज का हमें क्या करना है, इमेज के फॉर्मेशन करने हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए का इमेज बनाने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो इंसिडेंट कराएंगे वो ऐसे फैल जाएगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा हमें लगेगा कि वो कहां से होकर के गुजर रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है। ठीक है, एक रे तो हमें मिल गया। दूसरे रेज के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसे फोकस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, या तो हम इसे किसके तरफ, या तो हम फोकस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो फोकस की तरफ जब हम इसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर हम इसे ऑप्टिकल सेंटर से ही भेज दें तो क्या होगी, बिना डाइवर्ज हुए उसी डायरेक्शन में सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर की तरफ भेज दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज सीधे निकल जाती हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सीधे निकल जा रही है, यानी कि इधर की तरफ जो आदमी होगा उसे क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये रे लाइट इधर से जा रही है, ये रे लाइट इधर से जा रही है, यानी कि दोनों रे लाइट यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बता सकते हैं, इमेज के बारे में, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में ही, सेंटर के बीच में ही इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है, वो भी किस तरफ, ऑब्जेक्ट की साइड में ही। एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। अगर किसी पॉइंट सोर्स से कहीं पर लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है तो कौन सा ऐसा लेंस है या कौन सा ऐसा मिरर है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा उसको। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हमने पढ़ा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गुजारे तो वो कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। लेकिन अगर मैं फोकस पे ही किसी सोर्स को रख देता हूं और उससे जो फोकस से जो लाइट रेज जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमसे ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन ए लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो एक पॉइंट सोर्स हमने लिया और इससे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो हमें क्या है ना कि ये डाइवर्ज जो हो रही है, ये क्या हो रही है, मतलब यहां से ना फैल रही है लाइटें, लेकिन हमें ऐसा लेंस चाहिए जो इनको ना पैरेलल कर सके एक दूसरे के। तो पैरेलल करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरेलल रेज जब इधर की तरफ आती है तो फोकस होकर के जाती है, तो फोकस से जाने वाली रेज को ये क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। वैसे ही अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि इसकी पैरेलल जो रेज आती है उसको फोकस से होकर के भेजता है, तो फोकस से होकर के जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर फोकस पर ही हम किसी लाइट सोर्स को रख दें तो लाइट सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइटें होंगी वो सारी की सारी लाइटों को क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। तो कौन से ऐसे लेंस और मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसे दो मिरर और लेंस हैं जो किसी भी पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब एक दूसरे के पैरेलल कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर। हमसे ये क्वेश्चन करा गया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के आधे ऊपर वाले पोर्शन पे एक काला कपड़ा लपेट दिया जाता है, तो क्या इस पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, The size of the image is reduced to 1/2, मतलब इमेज की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा दिया गया the upper half of the image will be absent, दूसरा ऑप्शन भी देख लिया हमने। The brightness of the image is reduced, there will be no effect। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या होता है। जो भी हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें ना इसके लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है, बस इसके ना
इतने वाले पार्ट से भी रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। इमेज के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप सारी की सारी रे लाइट को बस इतने से ही पास कर दो, आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इमेज के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको फर्क सिर्फ अगर मैं किसी भी पार्ट को रैप कर देता हूं तो रैप करने के बाद जो हमारी मतलब बहुत, अगर मैं इसको रैप नहीं करता तो बहुत सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करा पाती, बहुत सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करा पाती, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन हमारा अच्छा बनता। इतने पार्ट को हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ लाइट का जो रिफ्रैक्शन होने वाला है सिर्फ इतने पार्ट से होने वाला है। इसलिए जो लाइट की इंटेंसिटी होगी ना वो कम हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि उसके ब्राइटनेस में कमी आ जाती है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है ना। तो इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस इसके ब्राइटनेस में कमी आ जाएगी, ब्राइटनेस इसकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा रिफ्रैक्ट होने वाली जो लाइट है ना उसमें कमी आ जा रही है। बस इमेज का फॉर्मेशन सेम होगा, ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा इन एयर, एंड ए डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। द लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस, क्या हो रहा है ना, एक लेंस हमारे पास, वही लेंस किसी दूसरे मीडियम में रख रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी लेंस को किसी दूसरे मीडियम में रख रहा है तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, वो चीजें हमें बतानी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अगर ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है, बात ध्यान समझिएगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं n1 कंसीडर कर लेता हूं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n2 कंसीडर कर लेता हूं, तो मैं जानता हूं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब क्या है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है कि डाइवर्ज होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी कि वो कन्वर्ज हो जाती है। तो जब लाइट हमारी रेयरर से डेंसर में जा रही होती है तो लाइट हमारी कन्वर्ज हो जाती है, जब लाइट हमारी डेंसर से रेयरर में आ रही होती है तो लाइट हमारी डाइवर्ज हो जाती है, दूर हो जाती है नॉर्मल से, यानी कि डाइवर्ज हो रही होती है। अब बात ध्यान से समझिएगा, अगर लाइट हमारी कन्वर्ज हो रही है, लाइट हमारी कन्वर्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रे लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, यानी कि n2 इज ग्रेटर देन n1। ध्यान समझिएगा, जैसे इसमें ये कह रहा है कि लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। एयर में वो क्या है कि जब लेंस को हम रख रहे हैं, लेंस को जब हम, जैसे कि मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, इसको हमने एयर में रखा तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि लाइट को कन्वर्ज करने का काम कर रही है। लाइट को कन्वर्ज करने का काम का मतलब क्या है, ये डेंसर है, ये क्या है, डेंसर है, एयर से डेंसर है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा, यानी कि ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज फिर कह रहा है कि एंड ए डाइवर्जिंग लेंस एज ए वाटर, जब हम इन ए वाटर, जब हम इसको वाटर में रख रहे हैं, अगर हमने बाहर का मीडियम वाटर ले लिया, बाहर का मीडियम क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो अब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि अब ये क्या कर रहा है ना, डाइवर्जिंग कब होता है, जब डेंसर से रेयरर में जा रही हो लाइट, जब डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी कि अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से कम है, वाटर से कम है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, यानी कि वाटर से कम है और ये 1.33 से कम है, यानी कि ये जो हमारा मटेरियल है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज्यादा है लेकिन 1.33 से कम है, यानी कि हम ऑप्शन में देखते हैं इक्वल टू यूनिटी गलत, इक्वल टू 1.33 गलत, बिटवीन यूनिटी एंड 1.33, बिटवीन यूनिटी एंड 1.33, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लेंस है और हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो लेंस से u डिस्टेंस पर रखी गई है और उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली, यहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से v डिस्टेंस दूर पे है, v डिस्टेंस पे है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा u डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज हमारा v डिस्टेंस पर है, और इस फोकस मतलब इसका जो फोकस है वो है f। तो हमसे
एफ यू वी में रिलेशन दिया जाता है और उसी रिलेशन को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं और वो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है किसी भी मिरर के लिए। तो दोनों मिरर के केस में हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर u क्या है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, v क्या है ऑब्जेक्ट की इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, f क्या है उस मतलब जो हमारा लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और इनको ना साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन जैसा कि हमने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं मिरर में। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस है ना उसको हम y एक्सिस मान लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस उसको x एक्सिस मान लेंगे, राइट साइड वाले में किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, ऊपर के साइड में किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे के साइड में किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये वही साइन कन्वेंशन लेकर के चलना है और यहाँ पर एफ यू और वी की वैल्यू ना साइन के साथ ही पुट करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, ए नीडल इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए lens forms an image on a screen placed at 75 centimeter on the other side of the lens, find the focal length। ठीक है ना, हमसे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए पूछा गया, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमसे ये कह रहा है और कभी भी ना ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू आएगी ना उसको निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो u की वैल्यू दी गई है माइनस का 50 सेंटीमीटर और उसके अपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो रहा है, यानी कि v इज इक्वल टू प्लस का 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/v इज इक्वल टू 75 है माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस 50 है। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 1/75 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 75 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/50 हो गया, यानी 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/50, यानी फोकस इज इक्वल टू माइनस का 150 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है 75 और 50 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो कुछ तो गड़बड़ है, 75 और 50 सॉरी, ठीक है यहाँ पे प्लस हो रहा है, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 + 3 5 हो गया और ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा होने वाला है 5/150, यानी कि ठीक है तो ये इससे कितने बार में 30 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/30, 1/f इज इक्वल टू 1/30, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज जो कि एएमयू और जेएमआई में पूछा गया है, वो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।